नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान हूँ और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत। आज हम बैठे हुए हैं अभी अनिरुद्ध काला जी के साथ, कैंट विधानसभा देहरादून से अब की बार प्रत्याशी हैं और यूकेडी के बैनर तले अपनी उम्मीदवारी वो जता रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं तो यन बोलूँ कि कोदू झंगोरू खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, और हमने बनाया भी, उसी से यूकेडी निकल के आया। यूकेडी के आप प्रत्याशी भी हैं, पर यूकेडी थोड़ी सी धीमी पड़ रही है अभी, इसका क्या कारण हो सकता है? देखा, हम बात इन कि हम लोग धीरा नहीं चलना, हम लोग चलना तेज छा। अच्छा। इन कोई बात नहीं, कोदा झंगोरा भी नहीं भूले हम लोग। पर वो लोग भूल गए हैं जो की जिम्मेदारी है कि कोदा झंगोरा तभी प्रमोट करना। तो जो कोदा झंगोरा प्रमोट करना भूल गए तो उत्तराखंड और उत्तराखंड आंदोलनकारियों को कैसे याद रख सकते हैं? आंदोलनकारी और उत्तराखंडियों के साथ जो छल हो रहा है इतने सालों से, 21 सालों से, 21 साल का लड़का जवान हो गया है, अब फटे हुए कपड़े पहना रहे हो आप लोग उसको, हैं? तो छल हमारे साथ हो रहा है। और ये जो आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल क्यों पीछे छूटती जा रही है, अगर पीछे छूट रही होती तो अनिरुद्ध काला यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा होता। सही बात है। एक्चुअली उन्होंने क्या बोली कि जो लोग हम दड़ी छा जो इतना मेहनत करी अब हुई अभी दड़ी छोड़ने लगे, तो हम सबको एक बार से ऐसे रोन पड़ो, यानी आप बना मेरे ख्याल से कि सब एक बार साथ रोन पड़ो, क्या बना आप? मैं तो सब तो इन छुनू कि सब लोग तब एक साथ ऑन पढ़ लूँ। ये जवान नवयुवक तय बचाना होता है जो उत्तराखंड से हमारू आज जाता है, हम उन लड़ाई लड़ी तय शहादत दे की तय हम उन पाए चे। अब ये कुछ संरक्षण करने की भी जिम्मेदारी हम लोगों की चे। एक साथ हम लोग आनी पड़ोलू, नहीं तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्षेत्रीय दल का नाम पर उत्तराखंड क्रांति दल और जय दलन इतना लंबा आंदोलन को जो इतिहास रचू चु वे तने साथ दिले, तो भाई क्या दिला तुम लोग? सही बात है, एक बिल्कुल दो ट्यूब की बात भी करी उन। और थोड़ा सा हिंदी में भी जाऊंगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं देहरादून कैंट विधानसभा की। देखिए, इनका कहना क्या है, जो हमारे उत्तराखंडी आप देहरादून में रह रहे हैं, इनका जो आप दर्द समझते हैं सर, एक चीज इन्होंने पता क्या की है, अभी ये हर मूवी देखने जाते हो आप, उसमें एक ऐड आता है अक्षय कुमार का, फू फू करके, वो कहता है कि आप जिंदगी दे सकते हो घर को। तो आपने भी जिंदगी बचाने का कुछ काम किया सर, आप ही अपने मुंह से बता दीजिए क्या कुछ किया है आपने भी। मैंने एक्चुअल में हमने साफ कहा कि हम शराब नहीं बांटेंगे, ना हम किसी को किसी तरह का कोई मादक सेवन करवा सकते हैं, ना करवाएंगे। और राष्ट्रीय पार्टियों का तो हम बिल्कुल भी उस नीति पर नहीं चलेंगे। तो हमने लोगों को कहा हम जीवन सुरक्षा दे सकते हैं। तो मेरे कुछ मित्रों ने और हमने कुछ लोगों ने मिलकर के 2,500 परिवारों को लाइफ इंश्योरेंस दिया है, 1 लाख रुपए पर परिवार को हमने, कि आपकी जीवन की सुरक्षा के लिए भगवान ना करे आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, तब आपका जनप्रतिनिधि नहीं दिखेगा आपको, तब आपको जरूरत पड़ेगी उस राशि की जिससे आप अपने परिवार को दोबारा संभाल सको। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, ये थॉट हम लोगों के सबके दिमाग में इसलिए आया था कि एक शास्त्री नगर खाले में एक मकान गिर जाता है, उसमें एक आदमी दब जाता है, मर जाता है, ठेली पुचकी लगाने वाला, जो टिक्की बर्गर लगाने वाला, तो उसका बेटा अब कैसे काम करेगा? मकान भी गिर गया, वो भी गिर गया। तो उसको एक लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे एक हमारी एक मदद है कि अगर आपके साथ भगवान न करे कभी ऐसी घटना हो जाए, तो कम से कम उस 1 लाख रुपए की राशि से वो अपने घर में एक दोबारा से एक छोटा रोजगार, कम से कम ठेली ही अगर वो लगाना चाहे तो खड़ा कर सके। तो ये पहल करते हुए हमने 2,500 परिवारों को आज इस अपने 5 तारीख से पहले हमने दे दिए हैं लाइफ इंश्योरेंस। और आगे भी हम जब जनता चुनेगी हर उस काम को करेंगे जो किसी की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हो सकता है जनप्रतिनिधि के तौर पे। ये होती है युवा सोच। युवा वो जो आज बदलने की कोशिश करे। मैं बिल्कुल मानता हूं ये 4 चीज, जिनको रिटायरमेंट की भी एज गवर्नमेंट ने एक एज निर्धारित की हुई है, 60 साल। 60 साल के बाद आपको काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं जो आपके प्रतिपक्ष में नेता हैं, बड़े नेता जो हैं, तो उनकी उम्र सीमा बिल्कुल 60 के पार ही है। इसीलिए शायद भाजपा ने कहा है कि 60 के पार अब की बार। देखिए जी, 60 के पार अब आदमी को रिटायरमेंट भारत सरकार भी दे देती है, ठीक है ना, और उसके बाद उसको घर में आराम करना होता है। जब आराम की उम्र में वो काम करने जाएगा तो क्या काम करेगा और क्या उसकी इच्छाएं होंगी? तो जब एक युवा राजनीति में आता है, जनप्रतिनिधि बनता है, जन सेवा करने की उसके अंदर ऊर्जा होती है, उसके अंदर शिक्षा होती है, उसके अंदर वो जो उस समय के जो अनुसार जो शिक्षा होनी चाहिए वो होती है, तो वो जनता के लिए वो सब काम कर पाता है अपने जनार्दन के लिए, कि जो उसकी जीवन को उस आगे ऊंचाइयों पर ले जा सके, जिसके लिए वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है। तो मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड क्रांति दल और जो हमारी जो यहाँ की जनता जनार्दन है कैंट विधानसभा की, पूरी तरह से हमारे साथ जुड़ी हुई है और इस बात को समझ रही है कि हमको उसको चुनना है जो अपने पैरों से चल के जा सके, दौड़ के हमारे काम कर सके और हमारे बीच खड़ा रहे।
ऐसे नहीं कि थोड़ी देर बाद मेरे लिए चेयर लाओ रे। ये देखिए, एक बड़ी दो टूक की बात है। एक चीज जरूर है, चुनौतियां बहुत हैं उत्तराखंड क्रांति दल के पास अभी, और आपके सामने भी, चाहे भाजपा हो, पिछली 8-12 से यहाँ पर भाजपा का ही प्रत्याशी रहा है, और अब आगे 2022 में, आज हमारे बीच में हरबंस कपूर नहीं है, लेकिन और भी दल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अब कांग्रेस हो, भाजपा हो, इन चुनौतियों से कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, जो दिल्ली से जो अभी थोड़े टाइम पहले कुछ एक इंपोर्ट होकर एक दल आया है, अब फ्री 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 बांट रहा है। पहले तो मैं सारे उत्तराखंडियों को इस बात को कहना भी चाहता हूँ और समझता भी उनकी भावनाओं को कि हमारे जो पहाड़ को आदिम च वे तो फ्री को कुछ नहीं चाहूँ। हम लोग मेहनत करते हैं, छोटे छोटे हमारे पास एक एक वो बोलते हैं ना, नाली नाली के खेत होते हैं, उन नाली के खेतों में अपना खून पसीना बहा करके हम लोगों ने खेती करके अपने इन पीढ़ियों को आगे सींचा है। तो उसके खून में मेहनत है, उसके खून में देश की सेना में जाने वाला जज्बा है, उसके खून में अगर कुछ नहीं भी आता है, अगर वो नहीं कर पाता है, हमारी सरकार असक्षम है कि उसको रोजगार दे पाए, नहीं दे पा रही है, तो चाहे वो बाहर जाकर के किसी होटल में काम कर लेगा, लेकिन मेहनत से खाता है, मुफ्त का नहीं खाता। तो मुफ्त वाली राजनीति तो हमारे चलने नहीं वाली। तो मेरे पास उसका वो तो कोई चैलेंज भी है भी नहीं, और ना मैं मानता हूँ कि वो चैलेंज हमारा उत्तराखंडी वो स्वीकार करेगा कि हम फ्री में कुछ लें। रही राष्ट्रीय दलों की बात, अगर राष्ट्रीय दलों ने इस राज्य को कुछ दे दिया होता, कुछ इसका भला कर दिया होता, तो आज हमारे राज्य को इतना बड़ा पलायन का दंश न झेलना पड़ता कि हजारों गांव खाली पड़े हैं, उनका नाम ही भूतिया गांव रख दिया गया है। तो उन भूतिया गांवों को बनाने के लिए तो हमने इस राज्य की कल्पना नहीं की थी। तो ये राष्ट्रीय दलों की ही कमी है कि ये हमारे इस राज्य को उस तरीके से विकसित नहीं कर पाए, डेवलपमेंट का मॉडल नहीं दे पाए जिसमें विकास चारों तरफ बराबर हो। और इसका दंश जो है अकेले पहाड़ को नहीं झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर जो ये जो हमारा देहरादून का पहाड़ी क्षेत्र है, ये अगर इसको पहाड़ से कोई भी पलायन करके आता है तो उसने यहाँ कोई ना कोई घर, मकान, जमीन तो लेनी है। उससे क्या हो रहा है, फिर यहाँ क्षेत्र में भी जनसंख्या का डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक का डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, लोग तंग आ चुके हैं, जमीनों के भाव आसमान छू चुके हैं, भूमि माफियाओं ने इतना बुरी तरह से कब्जा किया हुआ है हमारे यहाँ। तभी हमारी पार्टी भू कानून के ऊपर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है। इतना कब्जे में लिया हुआ है कि जो चीज़ 2 रुपए की है वो हमारे उस गरीब बेचारे रिटायर्ड जो ऊपर से जो शिक्षक या कोई आता है, तो उसके पूरे जिंदगी भर की कमाई एक प्लॉट खरीदने में निकल जाती है। तो वो मॉडल नहीं दे, कई बार उन प्लॉटों की रजिस्ट्री भी नहीं हो पाती। कई बार नहीं, बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगता है यहाँ पे 60% 70% प्लॉट्स ऐसे हैं हमारे यहाँ देहरादून की मैं बात करूँगा कि ऊपर से आदमी आता है यहाँ पे, एक पूरी जीवन की कमाई लगा के प्लॉट लेता है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती। कई बार ऐसा होता है कि 2-2 3-3 बार बिक चुका होता है। आपने कई जगह सुना होगा, अखबारों में भी आता है कि भू माफियाओं को इतना बड़ा कब्जा हो गया है कि वो बाहर से आकर के जमीनों में इतना मोटा पैसा लगाते हैं। पहले तो जमीन बेच देते हैं, फिर जंगल बेच देते हैं, फिर नदियाँ बेच देते हैं, खाले नाले बेच देते हैं। और उन नाले खालों को बेचते 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 हमारा जो उत्तराखंडी है, जिसका यहाँ अधिकार बनता था प्रथम, वो तो हो जाता है दरकिनार। और रह जाता है कौन? वो आदमी जो उस प्लॉट को 6 बार बेच रहा होता है। एक ही आदमी एक ही प्लॉट को 6 बार बेच रहा होता है। तो ये दंश हमें राष्ट्रीय पार्टियों ने दिया है। क्षेत्रीय दल होता, क्षेत्रीय दल इस सरकार में सक्रिय होती है, क्षेत्रीय दल की सरकार चल रही होती, तो आज ये नौबत ना आती। कम से कम हमारे पास जो बोलते हैं ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो ये भैंस हमारी होती अगर लाठी हमारी होती। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे कि आप बोल रहे हैं अभी उत्तराखंड क्रांति दल से लोग जुड़ भी रहे हैं और सारी चीज़ें भी हो रही हैं। अगर पार्टी बनने तक, मतलब अगर कि 70 सीटों में कुछ ऐसी सीटें आ जाती है कि आपकी पार्टी बन रही है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देख रहा है? वो यूकेडी। देखिए, हमारी जो मैंने बोला ना, हमारा जो दल है वो दल से बढ़ के एक संगठन है। और संगठन में चेहरे नहीं होते, संगठन में हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता होता है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य है जनता के बीच जाना, उनसे जुड़ना, उनका विश्वास जो हमें मिलना चाहिए उसको लेना, और जनप्रतिनिधि के तौर पे जमीन पे उतरना। उसके बाद हमारी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई सर्च खाप देके, हम राजनीति पे, मैं अपने पर्सनल तौर पे अपने लिए बता रहा हूँ, मैं राजनीति में करने के लिए आया हूँ, बनने के लिए नहीं आया हूँ। बहुत सुंदर एक बात कही है ये। देखिएगा, एक युवा, अच्छा, एक इस बार भी एक प्रश्न जरूर बनता है। आज के तारीख में हमारे उत्तराखंड के तमाम जो गांवों में लोग रहते हैं सर, वो बोलते हैं कि बच्चों को, बेटा फौज में जा, बेटा तू टीचर बन, मतलब सरकारी नौकरी करा, कम से कम पॉलिटिक्स में कभी नहीं गए या कभी सोची भी ना। तो आप पॉलिटिक्स में तो घौर बोल कुछ बोले नहीं, आप तो अभी बहुत कम उम्र के भी लग रहे हैं मुझे। तो आपन कहावत इन बताए लोगों है कि वे को कारण क्या चाहिए, क्या कारण है कि लोग राजनीति से भागते हैं, अपने बच्चों को भगाते हैं।
भाई आप अपने बच्चे को वहीं से तो भगाओगे जहाँ पे उसके लिए कोई स्कोप नहीं है, गंदगी ज़्यादा होगी। आप कभी अपने बच्चे को ऐसे प्रोफेशन में नहीं भेजोगे जहाँ पर चारों ओर लूट मची हुई होगी। लेकिन एक युवा होने के नाते, एक अपनी एक सोच रखने के नाते हमारा भी उन जागरूक नागरिकों का, जागरूक पढ़े लिखे युवाओं का कर्तव्य बनता है कि वो राजनीति में आए और इस गंदगी को साफ करें। और जिसके लिए हमारा उत्तराखंड, देखो हमारी लड़ाई तो सिर्फ उत्तराखंड के लिए है, हमारे उत्तराखंड के लिए। हम राष्ट्रीय मुद्दों पे नहीं लड़ रहे, हमारी न राष्ट्रीय मुद्दों के साथ कोई लड़ाई है, न राष्ट्रीय पार्टियों के साथ भी हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सिर्फ हमारे राज्य का जो विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, हमारे राज्य के जो अधिकार थे नहीं मिले, यहाँ के सारे पर्यावरण, नदियों का संरक्षण हमारे सर पर डाल दिया गया, हमें इको सेंसिटिव जोन में फंसा दिया गया। उसके बाद हमारे पास ऊपर रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री लगाने की कोई चॉइस नहीं बची है। फिर भी हम लोग इसका संरक्षण किए जा रहे हैं, लेकिन नीति नहीं बन पा रही है। राज्य को एक दिशा देने वाली नीति नहीं बना पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदल दिए जा रहे हैं। तो हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात की है। और हम अपने राज्य के लिए, तो मैं अपने राज्य की बात करूंगा, हमारा युवा अगर सरकारी नौकरी में जाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बार घर वाले कहते हैं, उस पर चॉइस क्या है आप बताओ। एक पहाड़ में एक व्यक्ति रहता है, उसके 2 बेटे हैं। गांव में एक व्यक्ति रहता है, 2 बेटे हैं उसके, उसको क्या बोलेगा कि बेटा जाए या क्यों एक प्राइवेट फैक्ट्री से मैं काम कर ली, कर ले प्राइवेट। जब है ही नहीं प्राइवेट फैक्ट्री, कहाँ काम करेगा? फिर वो क्या करेगा? वो बेचारा अपनी जीवन की कमाई लगा के घूस दे करके संविदा में रखेगा उसको। और फिर इतना बड़ा शोषण है, मतलब हमारे यहाँ इतना बड़ा, मैं तो इसको शोषण बोलूंगा, ये जो उपनल और संविदा है। एक व्यक्ति जो 70,000 रुपये में एक काम को कर रहा है, एक नर्स 70,000 रुपये में काम करी, वही आशा कार्यकर्ती सेम काम कर रही है, उससे ज़्यादा रिस्क लेके काम कर रही है, वो बेचारी 8-9 हज़ार रुपये में काम कर रही है। कितना अन्याय है। एक जेई जो 60-70 हज़ार रुपये ले रहा है, एक संविदा का जेई 12,000 रुपये ले रहा है, कितना अन्याय है। तो ये संविदा के नाम पे हमारे यहाँ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। क्यों आप पक्का रोजगार नहीं दे पा रहे सबको? रोजगार प्रथा बंद करनी पड़ेगी। ये ठेकेदारी प्रथा है, ये सब खेल है। 10 साल में वो आदमी 10,000 के हिसाब से 10 लाख रुपए कमाता है और 20 लाख रुपए घूस देता है पहले उस नौकरी के लिए। ये बात सच है। मैं आपको बताऊं कैसे, थोड़ा सा अपनी बात जरूर रख रहा हूं मैं यहाँ पर। दरअसल पिछले कई दिनों, महीनों से आपने देखा होगा, तमाम संविदा के, उपनल के और कुछ दिन पहले ही आउटसोर्सिंग के पीडब्ल्यूडी और एनएच के लोग जी मुझसे मिले, जो कर्मचारी थे, और कईयों ने 50-50 हज़ार रुपये उनको घूस दी है अपनी नौकरी लगने के लिए ठेकेदार को, और ठेकेदार ने एवज में 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह दी है, और वो भी पिछले 7-8 महीने से दी नहीं है। तो ये एक बुरा हाल है ठेकेदारी प्रथा का, और इस सब को अगर बदलना होगा तो आपके पास इस तरह से कुछ युवा जो आए हैं, जो नई सोच के साथ आए हैं, मुझे लगता है एक बार उनको सुनना जरूर चाहिए। और मौका तो किस तरह से आप मांगते हैं मौका की, एक मौका क्यों चाहिए यूकेडी को या आपको? देखिए, मौका जनता जनार्दन देती है अपने दान से, मतदान जो कि महादान है। तो मौका हमेशा उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसमें आपको दिखता हो कि ये अपने राज्य के प्रति समर्पित है। भाई हम यहाँ राज्य में रहते हैं, पहले राज्य की बात करेंगे ना, राष्ट्रीय बात और डोनाल्ड ट्रंप की बात तो नहीं करेंगे। तो हमारी जो राज्य की जो समस्या है, उसके लिए राज्य का युवा और राज्य के प्रति जो समर्पित युवा है उसको चुनेंगे। तो हमें सबसे पहले हम लोगों को अपनी जनता जनार्दन से यही रिक्वेस्ट है, सबको ये सोचना होगा कि जो व्यक्ति आपके राज्य का है, राज्य के हितों के लिए लड़ रहा है और आपके हितों के लिए लड़ रहा है, उसका साथ देंगे या राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ते रहेंगे। जब हमारा घर मजबूत नहीं है तो हम पड़ोसी के घर को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ठीक है ना? तो आपका मोहल्ला तब सुरक्षित होगा जब आपका पहले घर सुरक्षित होगा। काला जी, एक बड़ी बात भी है कि 100 में से 64 लोग गढ़वाली हैं या पहाड़ी हैं यहाँ पर आपकी विधानसभा के अंदर, 100 में से 64 लोग। फिर भी यूकेडी को अब तक कुछ बड़ा नहीं मिल पाया, या फिर यूकेडी के पद को कभी ग्रहण नहीं कर पाए आप जो प्रत्याशी होते हैं यहाँ यूकेडी के। अब की बार किस तरह से उसको मेंटेन करेंगे आप? देर हुई है, अंधेर नहीं हुई है। लोग इस बात को समझ रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल अब इस समय नव युवाओं को, जो नए युवा, 6,500 नए पदाधिकारी हमारे पार्टी से जुड़े हैं पूरे राज्य में पदाधिकारी। और कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई, सब अपने अपने प्रोफेशंस में माहिर लोग हैं। फिर भी वो उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ रहे हैं, जबकि हमारे पास बहुत बड़ा रिसोर्स नहीं है, हमारी कोई सत्ता नहीं चलती, हमारे पास कोई पैसे का भंडार नहीं है। पर ये वॉलंटियर्स कहाँ से आए? ये तब आए जब उन लोगों को दिखा कि हमारे राज्य का भला नहीं होने वाला जब तक हमारा उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, वो उस लड़ाई के बाद जो है घमासान मचा है, उसको रोकने के लिए नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद काला जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। पर ये बात सच है, 22 साल का आज हमारा उत्तराखंड हो गया है। 20 सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से 5 साल एक पार्टी, 5 साल दूसरी पार्टी।
मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि मौका देके, पर मुझे लगता है कि प्रत्याशी अगर युवा हो और इस सोच का हो तो एक मौका तो बनता है। क्या लगता है सर आपको? तो मैं अपने उत्तराखंड की सभी जनता को और कैंट विधानसभा की अपनी जनता को ये बधाई दूंगा कि ये नया जो त्यौहार 14 फरवरी को आ रहा है, इस पे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और क्योंकि आप अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई ना कोई गलत व्यक्ति चुन लिया जाएगा। तो आप एक उस व्यक्ति को चुने जिसको आप समझें कि आपका जनप्रतिनिधि बनने लायक है, उससे मिलें। अगर आपसे मिल पाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिल पाता तो आप उसको सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से एक बार उसका इंटरव्यू जरूर लें। जब आप किसी को नौकरी पर रखते हैं तो उसका इंटरव्यू भी एक बार लेते हैं। तो अपने जनप्रतिनिधि को मिलें, समझें कि वो आपके लिए आगे काम करने लायक है या नहीं। और इसलिए न चुने कि वो किसी सिंबल पे लड़ रहा है और सिंबल के आधार पे आप उसको चुन लेते हैं। सिंबल के आधार पे राष्ट्रीय मुद्दे जरूर चल सकते हैं, सिंबल के आधार पे लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ाई जरूर लड़ सकते हैं, क्योंकि वो पूरे देश में एक तरीके से एक नीति पे लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन उस सिंबल के कारण आप कभी किसी गलत व्यक्ति को ना चुन लो, ऐसा मेरी सभी लोगों से जो है निवेदन है। और 14 फरवरी को मतदान देने जरूर जाएं और अच्छे व्यक्ति को चुनें। उत्तराखंड क्रांति दल सबसे अच्छा ऑप्शन है, आपके उत्तराखंड का जो है घरेलू ऑप्शन है। आप इसको ऑप्शन की तरह ना लीजिएगा, हमारा अधिकार था। आज हमें मजबूर कर दिया जा रहा है कि हम अपने को एक विकल्प के रूप में रख रहे हैं। पहला अधिकार हम लोगों का था, ये अधिकार आप लोगों को दिलवाना है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। जय उत्तराखंड। तो बड़ी बात कह दी है इन्होंने। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे न मनाकर अब की बार सभी लोग आगे आ जाएं। 100 में से अगर 64 लोग वोट देने जाते हैं और अगर वो समझते हैं अपनी बातों को कि हमारा वोट कहाँ जाना है, तो निश्चित ही परिवर्तन होगा और उत्तराखंड में एक नई बहार जरूर आएगी। क्योंकि मुझे भी लगता है कि यहाँ पर अभी उत्तराखंड में कहीं ना कहीं बहार और हवा बदलने की आवश्यकता है। जुड़े रहिएगा लोकार्पण के साथ, ऐसे ही कुछ और इंटरव्यूज अब लगातार आएंगे क्योंकि चुनावी बिगुल बढ़ चुका है 2022 का। जैसे कि सर ने भी बताया, अभी 14 फरवरी को सबको इंतजार है। जुड़े रहिएगा लोकार्पण के साथ। नमस्कार।